Good afternoon. Myself Dr. Sheetal, Medical Officer, Felix Hospital. वेलकम इन आर डॉक्टर लाइव। आज हमारे साथ हैं हमारे सीनियर इन्वेसिव कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल अरोड़ा। वेलकम सर, वेलकम इन आर डॉक्टर लाइव। नमस्ते जी। आज हम डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे हार्ट डिजीज़ के बारे में। आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि ये हार्ट डिजीज़ कितने टाइप्स की होती हैं, और सबसे पहले जानेंगे सर कि ये हार्ट असल में है क्या और क्या फंक्शनिंग है, क्या इसका रोल रहता है। तो जो हार्ट होता है, जो हमारे लेमैन जो लैंग्वेज में हार्ट के बारे में हमें ये पता है कि हार्ट का काम होता है पंप करने का। पर हार्ट का काम केवल पंप करना नहीं होता है। हार्ट के अंदर है ना कई सारे कलपुर्जे होते हैं। तो हार्ट जो है ना एक कमरे की तरह होता है। इसके अंदर दीवारें होती हैं, दरवाजे होती हैं, बिजली की सप्लाई होती है और एक पानी की सप्लाई होती है। तो जो दीवारें और दरवाजे हैं उनको हार्ट मसल्स और वॉल्व कहा जाता है। जो हमारी बिजली की सप्लाई है उसके लिए हमारे हार्ट के अंदर एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। और जिस बीमारी के बारे में हम सब ज़्यादातर लोग जानते हैं जिसे हार्ट अटैक कहा जाता है, वो एक्चुअल में हमारे हार्ट की पानी की सप्लाई का डिफेक्ट होता है। तो इस तरह से हमारी जो टोटल हार्ट की बीमारियाँ 4 तरह की होती हैं। एक जो आर्टरीज की होती है जिसे कॉर्नियर आर्टरी डिजीज़ कहा जाता है। एक जो वॉल्व की होती है जिसे वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ कहा जाता है। एक जो मसल की होती है जिसे कार्डियोमायोपैथी कहा जाता है। और एक जो इलेक्ट्रिक सर्किट की बीमारी होती है जिसे अरिथमिया कहा जाता है। तो इसी प्रकार से इसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। तो सबसे पहले जब मरीज़ हमारे पास आता है सिम्टम्स लेके, जैसे अगर छाती का दर्द है तो हम सोचते हैं कि उसको हार्ट की नाड़ियों की बीमारी है। अगर सांस फूल रहा है तो उसको मसल्स की बीमारी या वॉल की बीमारी हो सकती है। अगर पाल्पिटेशन लेके आ रहा है तो उसको इलेक्ट्रिक सर्किट की बीमारी हो सकती है। तो इस तरह से हमारा ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स होता है। हम जानते हैं कि क्या क्या है और इसी तरह से हम आगे पेशेंट को ट्रीट करते हैं। थैंक यू सर, हमारे जो काफ़ी यंगस्टर्स हैं, आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर आजकल लोग हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। क्या रीज़न है इसका सर? तो पहली बात तो ये हमें जानने की ज़रूरत है कि जो हार्ट की जो बीमारियां हैं आज से पहले जो है ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में होती थी। प्रिवलेंस एक्चुअली में पहले ज़्यादा था। अब प्रिवलेंस कम हो गया है, पर क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो उसकी वजह से उनका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। कि पॉपुलेशन ही हमारी 140 करोड़ है। अगर उसमें से प्रिवलेंस पहले 10% लोगों को होता था, 5% लोगों को भी होता है, पर क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इसका इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। दूसरा, क्योंकि हमारे पास अब नेट की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अगर कन्याकुमारी में भी किसी को भी दिक्कत होती है तो वो सब इंटरनेट के थ्रू सबको पता चल जाता है, तो उसको लगता है कि बीमारी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आज बीमारी कम क्यों हुई है? क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी तरह से दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिससे हमने हार्ट की बीमारियों को होने से रोकने का प्रिवेंशन कर दिया है। हम सही समय पे हमारा ब्लड प्रेशर, शुगर इसको कंट्रोल कर लेते हैं। यही वन ऑफ द मुख्य कारण है हार्ट की बीमारी होने का। पर जवानों की अगर बात करें कि उनको हार्ट अटैक क्यों ज़्यादा हो रहा है, तो उसके 2 मुख्य कारण माने जाते हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है स्मोकिंग। स्मोकिंग जो आजकल अगर मैं खुद देखूँ तो केवल पहले तो जेंट्स ही बहुत ज़्यादा सिगरेट के आदी हुआ करते थे, पर आजकल फीमेल्स में भी काफ़ी कॉमन है ये सिगरेट स्मोकिंग। तो जिसकी वजह से जो प्रिवलेंस ऑफ हार्ट डिजीज़ यंग में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरा कारण है लाइफ़स्टाइल, जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल आजकल जवान लोगों में ये अल्कोहल ड्रिंकिंग, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और जो स्ट्रेसफुल लाइफ़स्टाइल है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ गया है। इसके अलावा कई बार हम बीमारी को समझ नहीं पाते हैं। हम उसको सोचते हैं कि ये हार्ट अटैक है, पर कई ऐसी बीमारियाँ भी हैं, हार्ट की बीमारियाँ ऐसी भी हैं जो जवान लोगों में होती हैं, जिसे हार्ट अटैक लेबल कर दिया जाता है। होती वो हार्ट की वजह से है, वो अरिथमिया हो सकते हैं, वो कहते हैं हार्ट की मांसपेशियों में डिफेक्ट हो सकता है, और उसको हम गलत आइडेंटिफाई करते हैं। हम उसको समझ नहीं पाते कि भैया ये हार्ट अटैक नहीं है, कुछ और बीमारी है। इसीलिए आजकल हार्ट पैकेजेस आते हैं। जैसे हमारे हॉस्पिटल में एक हेल्दी हार्ट पैकेज है जो काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में अवेलेबल है, 999 में, जिसमें इको, ईसीजी जो बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट है हार्ट की मांसपेशियों और वॉल्स के बारे में और रिदमिया के बारे में, जिससे हमें बेसिक आइडिया लग जाता है। तो अगर ये टेस्ट कर लिया जाए इस अफोर्डेबल प्राइस में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनकी बीमारी के बारे में जल्द से जल्द पता चल जाएगा। इसके अलावा बाहरी कंट्रीज़ में जो एथलीट्स होते हैं, जो लोग किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उन सबका ईसीजी और इको तो मस्ट है।
और ये तो रूल्स बना हुआ है ताकि अर्ली एज में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जाए, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़, मसलर एक्टिविटी, जैसे जिम में गए लोगों की डेथ होगी तो वो हार्ट अटैक कह लिया जाता है, पर वो एक्चुअली में ऐसी मसल्स और रिदमियाँ होते हैं जो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एक्सरसाइज की वजह से, इसलिए भी इसको हार्ट की बीमारी बढ़ जाती है। तो Thank you. अर्ली डिटेक्शन आप कहेंगे तो जितना जल्दी हम उसे डिटेक्ट करेंगे उतना ही जल्दी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास रहेंगे और पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम सफ़र नहीं करेंगे डेफिनेटली। हाँ, लाइफ इम्पोर्टेंट है, हाँ जी। जितना जल्दी हो उतना अच्छा। सर अब बात करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या है और क्या ये बहुत सारे टाइप्स का रहता है, क्या क्लासिफिकेशन है इसमें? तो देखिए, जो अगर हम ले मैन को समझाना चाहते हैं, आम जनता को समझाना चाहते हैं, तो हार्ट की जो आर्टरीज की दो तरह की बीमारी होती है। एक बीमारी जिसे हम हार्ट अटैक जानते हैं, सब लोग जानते हैं, जो एक इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी, जिसे एज अर्ली एज पॉसिबल ट्रीट कर लिया जाए तो पेशेंट की लाइफ बच सकती है, और लाइफ के अलावा उसकी जो आगे आने वाली ज़िंदगी भी है बहुत अच्छी बीत सकती है। क्योंकि अगर हार्ट अटैक को सही समय पे ट्रीट ना किया जाए, जिसकी वजह से पम्पिंग फंक्शन डाउन होती जाए, कम होती जाए, तो उसके बाद एक दूसरी बीमारी हो जाती है, पेशेंट तो बच जाएगा जान से, तो उसके बाद में हार्ट फेलियर हो सकता है, जिसमें सांस फूलना, पैरों में सूजन आना, ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। और जो दूसरी बीमारी होती है उसको हम जानते हैं, समझते नहीं हैं, वो है एंजाइना। एंजाइना का मतलब होता है कि चलने फिरने में छाती में भारीपन होना, और जब हम आराम कर लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, पर इसको समय पे ट्रीट करने से भी पेशेंटों की जान बच सकती है। तो ये बेसिकली दो तरह की बीमारी है, एक जो मेडिकल इमरजेंसी है और एक जो मेडिकली ट्रीट की जा सकती है। पर दोनों में पेशेंट को अपना एंजियोग्राफी कराना जरूरी है, ताकि एग्जैक्ट पिक्चर पता चल जाए कि वेदर वो लाइफ थ्रेटनिंग है कि नहीं है। हार्ट अटैक तो इज लाइफ थ्रेटनिंग एंड पेशेंट को हमेशा ही एंजियोग्राफी करानी ही करानी चाहिए, ताकि हम सही असेसमेंट कर सकें। और क्योंकि एंजियोग्राफी, हम हार्ट अटैक में एंजियोग्राफी केवल जानने के लिए नहीं करते, इट इज़ बेसिकली हम एंजियोग्राफी करते ही उसको ट्रीट करना चाहते हैं। हार्ट अटैक ट्रीटमेंट करना होता है, एंजियोग्राफी जो एंजाइना है उसको तो मेडिकल ट्रीटमेंट करके भी पेशेंट को स्टेबल रखा जा सकता है। तो क्या सर सभी हार्ट डिजीज़ में एंजियोग्राफी ज़रूरी होती है या कोई मेडिकल मैनेजमेंट भी दिया जा सकता है? देखिए, जैसे कि एंजाइना है, जो क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना जिसे कहा जाता है, उसमें तो हम पेशेंट को पहले मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। एंजियोग्राफी मेन एम मैंने आपको पहले ही बताया है कि उसका मेन एम ये है कि पेशेंट को अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग ब्लॉकेज है, क्योंकि ना हमारे आंखों में लेज़र है, ना कोई ऐसा कोई टेस्ट बना है ईको, ईसीजी, टीएमटी जो बता दे कि भैया कितनी ब्लॉकेज है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है नंबर ऑफ ब्लॉकेजेस, परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेजेस एंड लोकेशन ऑफ ब्लॉकेजेस। सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ ब्लॉकेज होती है जो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। अगर एकदम मुंह पे अगर किसी आर्टरी में ब्लॉकेज है और अगर नीचे ही पूरे पानी ना मिले, तो पेशेंट को अगर वो ब्लॉकेज बंद हो जाएगी तो पूरा एरिया डेड हो जाएगा, और जितना बड़ा एरिया डेड होगा उतना ज़्यादा रिस्क ऑफ डेथ होता है। तो इसीलिए अंडर आइडियली अगर कहा जाए तो एंजियोग्राफी हर केस में करनी चाहिए, चाहे वो हार्ट अटैक है, चाहे वो क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना है, इंफॉर्मेशन देने के लिए, और अगर जरूरत पड़े तो उसको ट्रीट किया जा सके। सर बहुत सारे पेशेंट्स का एक कन्फ्यूजन रहता है कि क्या डिफरेंस है अगर हम एंजियोग्राफी कर रहे हैं और सीटी एंजियो, तो दोनों में एक डिफरेंस जानेंगे आज आपसे कि सीटी एंजियो के क्या अपने ड्रॉबैक्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है और एंजियोग्राफी के अपने क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि किसकी एंजियोग्राफी करानी चाहिए, किसकी सीटी कॉर्नियल एंजियोग्राफी करानी चाहिए। सबसे पहली बात, दोनों सिंपल टेस्ट हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, दोनों में कोई लाइफ का कोई रिस्क नहीं होता है। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसको पेशेंट को सजेस्ट करना चाहिए एंजियोग्राफी और किसको सीटी कॉर्नियल एंजियोग्राफी। अगर किसी व्यक्ति में सीटी कॉर्नियल एंजियोग्राफी के लिए साइंस के हिसाब से ये कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के अंदर बहुत ही कम चांस है हार्ट की बीमारी होने का, पर पेशेंट चाहता है अपने आप को रूल आउट करना कि भैया मुझे कोई हार्ट की बीमारी नहीं है, मैं उस व्यक्ति को सीटी कॉर्नियल एंजियोग्राफी एडवाइस करूंगा। जिस व्यक्ति में शक है कि भैया उसको हार्ट की बीमारी हो ही सकती है, उसको मैं सीधा एंजियोग्राफी ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि क्योंकि एंजियोग्राफी खाली इन्वेस्टिगेशन नहीं है, उसके साथ उसको हम एंजियोप्लास्टी में कन्वर्ट करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब डिफरेंस क्या क्या है वो मैं समझाना चाहूँगा कि सीटी कॉर्नियल एंजियोग्राफी में क्या डिफरेंस है और एंजियोग्राफी में क्या डिफरेंस है।
सबसे पहली बात है सीटी कॉर्निया एंजियोग्राफी की बात करें तो सीटी कॉर्निया एंजियोग्राफी में हम पहले ना 120 ml डाई देते हैं, एक कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है। ये एक भारी मात्रा में कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है जिससे पेशेंट को अगर किडनी की बीमारी है तो डायलिसिस में भी पेशेंट जा सकता है। ये सब लोगों में नहीं होता, पर हाँ किसी का क्रिएटिनिन अगर ज़्यादा है तो उसमें सीटी कॉर्निया एंजियोग्राफी नहीं की जा सकती है, पहली बात ये है। और जिसमें भी की करेंगे भी उसमें थोड़ा रिस्क रहेगा किडनी को नुकसान पहुंचने का। दूसरी बात यह है कि उसकी रिपोर्ट तुरंत नहीं मिलती है, एक दिन का वेट करना पड़ता है। तीसरी बात यह है कि उसकी जो सेंसिटिविटी है इज नॉट एज गुड एज कॉर्निया एंजियोग्राफी। कॉर्निया एंजियोग्राफी 100% आपको कंफर्म कर देगी कि हार्ट की बीमारी है कि नहीं है, पर सीटी कॉर्निया एंजियोग्राफी में थोड़ा बहुत 5 से 10% डाउट रह जाता है कि पेशेंट को हार्ट की बीमारी है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है क्योंकि ये इसलिए ये ऐसा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जब हम सीटी कॉर्निया एंजियोग्राफी कराते हैं हमें ये नहीं पता कि कितनी स्लाइस वाला सीटी स्कैन कर रहा है, क्योंकि सीटी स्कैन कॉर्निया एंजियोग्राफी की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है किस सीटी स्कैन मशीन में वो किया गया है, वेदर वो 64 स्लाइस है, 128 स्लाइस है या 256 स्लाइस है। अगर 256 स्लाइस है तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी हुई इमेज आती है, ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग होती है और ज़्यादा अच्छा हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि पेशेंट को हार्ट की नाड़ियों की बीमारी है कि नहीं है। अब आते हैं कॉर्निया एंजियोग्राफी। कॉर्निया एंजियोग्राफी सबसे पहली बात तो डाई कम लगती है, 30 ml लगती है। दूसरा ये 2 मिनट का प्रोसीजर है, हाथों हाथ आपको रिपोर्ट हम दे देते हैं, आप लाइव देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तीसरा, अगर बाई चांस आप चाहते हैं कि इसको हम चाहते हैं कि थेरेपी भी करना चाहते हैं, एंजियोप्लास्टी करना चाहते हैं, या तो हम हाथों हाथ उसको एंजियोप्लास्टी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बाई चांस अगर सीटी कॉर्निया एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज आती है तो आपको एनी हाउ आपको एंजियोग्राफी तो करनी ही पड़ेगी ताकि आगे हम ट्रीटमेंट कर सकें। तो ये बेसिकली डिफरेंस है, डाई का डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस है और थोड़ा क्वालिटी का डिफरेंस है। शक थोड़ा रह सकता है सीटी कॉर्निया एंजियोग्राफी में। और लास्टली जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है एज का। अगर पेशेंट 50 या 55 साल के ऊपर है तो उसमें सीटी कॉर्निया एंजियोग्राफी में थोड़ा सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, क्योंकि एज वी ग्रो ओल्ड हमारी आर्टरीज के चारों तरफ कैल्शियम जम जाता है, जो बहुत ही रिपोर्ट हमारी जो एंजियोग्राफी रिपोर्ट में बाधा डालता है और हम सही रिपोर्ट निष्कर्ष नहीं दे पाते, खासकर सीटी कॉर्निया एंजियोग्राफी। ठीक सर, क्या सभी एंजियोग्राफीज एंजियोप्लास्टी में कन्वर्ट होती हैं? इज इट इम्पोर्टेंट? क्या ऐसा नो, होता है? तो आंसर इज सिंपल नो, कि ऐसा नहीं है कि हर एंजियोग्राफी के बाद आपको एंजियोप्लास्टी करानी है। आपको सबसे पहली बात अगर बाईपास कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है एंजियोग्राफी बाद तो हमें आपको सर्जन के पास भेजना पड़ेगा। उसमें सर्जन के पहली बात है कि किस किस को क्या प्रोसीजर करना है। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि कब अनटिल अनलेस ब्लॉकेज 80-90% ना हो तब तक पेशेंट को एंजियोप्लास्टी कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको बताया लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ब्लॉकेज स्टार्टिंग में है कि आखिर में है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा होता है वो कितना एरिया को सप्लाई कर रही है, आर्टरी पतली है कि छोटी है, उससे भी डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को तुरंत एंजियोप्लास्टी करने की ज़रूरत है कि नहीं है। केवल एंजियोप्लास्टी करने की तुरंत तभी होती है जब पेशेंट को हार्ट अटैक आए, अदरवाइज मैं तो अपने पेशेंट को, हर पेशेंट को एक सेकंड ओपिनियन लेने का मौका देता हूँ। आप डिसाइड कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं हाथों हाथ करना, अगर आप संतुष्ट हैं तो आप हाथों हाथ एंजियोप्लास्टी करा सकते हैं। पर आंसर कि केवल एंजाइना में आपको तुरंत एंजियोप्लास्टी कराने की जरूरत नहीं है, केवल हार्ट अटैक में ही आपको तुरंत एंजियोप्लास्टी कराने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। तो देखा आपने, आज डॉक्टर साहब ने हमें कितने सिंपल और साफ शब्दों में समझाया कि हार्ट डिजीजेस क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, हार्ट का रोल क्या है, एंजियोग्राफी का क्या काम है, और ज़रूरी नहीं है कि एंजियोग्राफी करके आपको एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़े। मेडिकल मैनेजमेंट भी कोई चीज़ होती है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपका जो ब्लॉकेज है वो उसका लोकेशन क्या है और कितना परसेंटेज है। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर भी लिखें, हम खुद कॉल करके आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।